हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर सेकंड की भारत की विदेश नीति यानी कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी फॉर मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर की इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 3 जो कि रहने वाला है भारत और यूरोपीय यूनियन को लेकर, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए भाई, इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देख लेते हैं। परिचय में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और यूरोपीय यूनियन, जिसे हम ईयू भी कहते हैं। तो भाई, इनके जो संबंध है वे आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये जो संबंध है ये आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग पर आधारित है, और बदलती जो वैश्विक व्यवस्था है उसको समझने में भी ये हमारी मदद करते हैं। तो वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीयता से धीरे धीरे बहुध्रुवीयता की ओर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट, अगर हम आज की दुनिया को देखें तो यह पहले जैसे नहीं रही। जब से हमारा शीत युद्ध हुआ है तो उसके बाद से जो विश्व व्यवस्था है वो धीरे धीरे एक ध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर बदल रही है। उदाहरण अगर आप देखें, पहले दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी, लेकिन अब कई ताकतें उभर चुकी है। सेकंड आता है, इस व्यवस्था में अनेक शक्तियां जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, रूस और भारत वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रही है। तो भाई, ये जो हमारी नई व्यवस्था है इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, रूस और भारत जैसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि हमारी वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है। यानी कि अब सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि कई देश मिलकर दुनिया की दिशा तय करते हैं। अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ ईयू के बारे में। तो यूरोपीय संघ एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में उभरा है जो वैश्विक शक्ति संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। तो भाई, जो हमारा ईयू है वो एक तरीके का राजनीतिक संगठन है जो कि वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ी भूमिका निभाता है। तो ईयू को आप कई देशों का एक मजबूत समूह भी मान सकते हैं। तो भाई, भारत के लिए जो यूरोपीय संघ के साथ जो संबंध है वे आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि यानी कि हर दृष्टि से भारत के लिए यूरोपीय संघ के साथ जो संबंध है वे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि 2 बड़े व्यापारिक साझेदार मिलकर फायदा उठाते हैं, इसी तरीके से भारत और यूरोपीय संघ है। तो बहुध्रुवीय विश्व, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का जो हमारा विश्व व्यवस्था है वो बहुध्रुवीय है। तो बहुध्रुवीय विश्व में भारत और ईयू के जो संबंध है वे वैश्विक सहयोग और संतुलन को मजबूत करने में सहायक है, जैसे कि 2 बड़े समूह मिलकर दुनिया में स्थिरता ला सकते हैं। तो भाई, आज की जो बदलती दुनिया है उसमें भारत और ईयू का जो सहयोग है वो वैश्विक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बहुध्रुवीयता क्या है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारा बहुध्रुवीयता है आखिर वो है क्या। तो आप समझिएगा, जो बहुध्रुवीयता है वो एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें कि जो शक्ति होती है वो कई देशों या समूहों में विभाजित होती है, न कि केवल 1 या 2 देशों के हाथ में। तो यानी कि यहाँ पर जो शक्ति होगी वो केवल 1 या 2 देश के हाथ में नहीं होगी, वो बहुत सारे समूहों में बटी हुई होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहुध्रुवीयता की अवधारणा को लेकर। तो बहुध्रुवीयता वह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें शक्ति केवल 1 या 2 देशों तक सीमित न होकर
कई देशों या समूहों में विभाजित होती है। तो भाई आप सोचिएगा, एक ऐसी दुनिया है जहां पर कई देश मिलकर फैसले लेते हैं। तो बहुध्रुवीयता में जो शक्ति है वो अलग अलग देशों और अलग अलग संगठन मिलकर करते हैं। तो इससे जो वैश्विक निर्णय है उसमें भी कई देशों की भागीदारी होती है। जैसे कि आप देखें, मान लीजिएगा एक टीम है, उसमें कई लीडर मिलकर निर्णय लेते हैं। इसी तरीके से बहुध्रुवीयता में भी होता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा एक ध्रुवीय और द्विध्रुवीय व्यवस्था से भिन्नता को लेकर। तो भाई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी दुनिया है वो हमेशा ऐसी नहीं थी। तो शीत युद्ध के समय जो दुनिया थी वो द्विध्रुवीय थी, यानी कि उस समय जो ताकत थी वो अमेरिका और सोवियत संघ के पास थी। लेकिन जब कुछ समय के लिए अमेरिका एकमात्र शक्ति बना तो उसे हम एक ध्रुवीय कहते हैं। यानी कि सबसे पहले तो स्थिति जो रही वो रही द्विध्रुवीय, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ थे। उसके बाद एक ध्रुवीय की स्थिति आई जिसमें केवल अमेरिका था। और उसके बाद अगर अब हम की बात करें तो अब जो बहुध्रुवीयता है उसके कारण जो शक्ति है वो कई देशों में बटी हुई है। यानी कि अब जापान, चीन, हमारा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब मिलकर फैसला लेते हैं। तो अब खेल में कई खिलाड़ी आ चुके हैं। इससे जो शक्ति का संतुलन है वो देशों के बीच में बट गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बहुध्रुवीयता के लाभ। तो अब हम इसके बेनिफिट, इसके फायदे के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस व्यवस्था के अपने कुछ फायदे भी है स्टूडेंट, क्योंकि सबसे पहले तो जो फायदा है वो यही है कि ये जो शक्ति संतुलन है उसको बनाए रखती है। तो ये व्यवस्था शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक करती है और इसमें किसी भी एक देश का जो प्रभुत्व है उसको सीमित करके उसका जो वर्चस्व है उसको कम करता है। इसी तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक स्थिरता को भी बढ़ावा देती है। जैसे कि बराबरी से खेल होने पर जो प्रतियोगिता है वो बेहतर होती है। इसी तरीके से जो बहुध्रुवीयता है वो हमारी देश में, हमारे विश्व में एक तरीके से बराबरी का खेल लाती है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा भारत की भूमिका को लेकर। तो भाई इस दुनिया में जो भारत है वो कहीं भी पीछे नहीं रहा। भारत भी बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन करता है। तो वह खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक खिलाड़ी भी बनना चाहता है। तो भाई बहुध्रुवीयता एक संतुलित और सहयोगी विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देती है, जिसमें कि भारत की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। तो यही था हमारा बहुध्रुवीयता क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है यूरोपीय यूनियन को लेकर। तो अभी तक आप बहुध्रुवीयता समझ गए, अब आप समझिएगा ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन आखिर है क्या। तो भाई जो यूरोपीय यूनियन है वो एक तरीके का एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसमें यूरोप के कई देश शामिल है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यूरोप के कई देश शामिल है, तो इसका नाम हुआ यूरोपीय यूनियन। तो इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो चलिए हम यूरोपीय संघ के बारे में जान लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है स्थापना और विकास को लेकर। तो भाई यूरोप के जो देश है वे पहले आपस में लड़ते थे, लेकिन अब जो है वो एक साथ काम करने लगे। यानी कि पहले जो यूरोप के देश थे वे अलग अलग बटे हुए थे, लेकिन अब के समय में अगर आप देखें तो जो यूरोप के देश है वे एक साथ काम कर रहे हैं। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो यूरोप के देशों के बीच में जो सहयोग बढ़ाना है उसके लिए की गई थी। तो यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना यूरोप के देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो है आर्थिक विकास, शांति, स्थिरता और बहुत सारी ऐसी चीजें सुनिश्चित करना। तो भाई समय के साथ इसमें कई देश शामिल होते गए हैं और ये एक मजबूत संगठन भी बन गया। तो इसका जो प्रारंभ था वो ईसी से हुआ था और धीरे धीरे ये जो संघ था वो और ज्यादा मजबूत होता चला गया। तो जैसे अलग अलग लोग मिलकर एक मजबूत टीम बना लेते हैं, इसी तरीके से यूरोपीय संघ ने भी किया। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक संगठनों में से एक है और भारत के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण साझेदार माना जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है संरचना और सदस्य देश को लेकर। तो भाई यूरोप के कई देश लेकिन काम एक टीम की तरह, यानी कि जो यूरोप है उसमें कई सदस्य देश शामिल है लेकिन जो काम करेंगे वे एक टीम की तरह करेंगे। तो यूरोपीय संघ में कई सदस्य देश शामिल है जो कि एक साझा बाजार, नीतियां,
इन सभी के तहत ही काम करते हैं। तो इसके अगर कुछ प्रमुख संस्थाएं आप देखें, जैसे कि यूरोपीय आयोग हो गया, यूरोपीय संसद हो गई और यूरोपीय परिषद हो गई। तो ये सभी जो संस्थाएं हैं ये नीतियां बनाने और लागू करने का काम भी करती है। तो जैसे एक कंपनी में अलग अलग विभाग मिलकर काम करते हैं, इसी तरीके से जो यूरोपीय संघ है इसमें भी अलग अलग देश मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को लेकर। तो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की अगर हम बात करें तो ईयू जो है वो सिर्फ एक संगठन ही नहीं है, बल्कि वो एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भी एक माना जाता है। तो यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक व्यापार में इसका जो योगदान है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमारे मानव अधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन को भी बढ़ावा देता है। तो जैसे कि कोई बड़ा खिलाड़ी पूरे खेल को प्रभावित करता है, इसी तरीके से जो हमारा ईयू है वो हमारे विश्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है साझा नीतियां और मुद्रा को लेकर। तो भाई यहाँ पर जो फैसले है वे अकेले नहीं लिए जाते बल्कि मिलकर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कई सदस्य देश है वे यूरो को अपनी साझा मुद्रा के रूप में अपनाते हैं, यानी कि इनकी जो मुद्रा है वो है यूरो और इसमें कृषि, व्यापार, पर्यावरण और विदेश नीति जैसे जो क्षेत्र है उनके तहत भी नीतियां बनाई जाती है। तो जैसे कि एक टीम ही एक ही रणनीति के तहत खेलती है, इसी तरीके से हमारा ईयू भी है। तो यूरोपीय संघ एक मजबूत और संगठित समूह है जो कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही था भाई हमारा यूरोपीय संघ के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है भारत यूरोपीय संघ संबंध। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत और यूरोपीय संघ का क्या संबंध है। तो भाई भारत और यूरोपीय संघ के जो संबंध है वे आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग पर आधारित है, जो कि समय के साथ साथ लगातार मजबूत होते गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संबंधों के विकास के बारे में। तो भाई अगर हम देखें ये जो रिश्ता है ये आज का नहीं है बल्कि कई दशकों पुराना है। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो औपचारिक संबंध है वो 1960 के दशक में शुरू हुआ था, जब जो भारत था उसने ईईसी के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1960 में हुई थी, जब ईईसी के साथ कूटनीतिक संपर्क स्थापित किए गए थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदलता गया उसके साथ साथ ये जो संबंध है ये केवल व्यापार तक ही नहीं रहे बल्कि ये राजनीतिक, सामरिक और वैश्विक मुद्दे तक भी फैल गए थे। तो जैसे आप देखें एक दोस्ती समय के साथ और ज्यादा गहरी होती जाती है, इसी तरीके से जो हमारे दोनों देश थे उनके जो संबंध है वे भी गहरे होते चले गए। तो आज के समय में अगर आप दोनों पक्षों को देखो तो इनके जो संबंध है वो अधिक सक्रिय कूटनीति अपनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रणनीतिक साझेदारी 2004 और उसका महत्व। तो 2004 में क्या हुआ भाई ऐसा? तो भाई 2000 साल जो हमारा 2004 का जो साल था, इस समय पर रिश्ते को एक नई पहचान मिली थी। क्यों? क्योंकि 2004 में भारत और ईयू के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है वो स्थापित हो गई थी। इससे क्या फायदा हुआ? इससे सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक शासन जैसे जो क्षेत्र थे उनमें सहयोग बढ़ने लगा। तो जैसे कि किसी रिश्ते को आधिकारिक रूप देकर उसे और ज्यादा मजबूत किया जाता है, इसी तरीके से जो हमारा रणनीतिक साझेदारी थी उसके माध्यम से जो भारत और ईयू का संबंध है वो और ज्यादा मजबूत हो गया था। नेक्स्ट आता है हमारा आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार। तो भाई दोनों के साथ जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ईयू जो है वो भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और भारत ईयू को वस्त्र, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग उत्पाद और बहुत सारी ऐसी सेवाएं, तकनीक प्राप्त कराता है। लेकिन इनके बीच में कुछ बाधाएं भी है, जैसे कि आप देखें शुल्क, मानक और नियामक प्रक्रिया। तो भाई जैसे कि व्यापार में लाभ के साथ कुछ चुनौतियां भी होती है, इसी तरीके से यहाँ पर जो भारत है वो तो ईयू को वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियर उत्पाद और आईटी सेवाएं देता है, लेकिन जो ईयू है वो मशीनरी, तकनीक और निवेश प्राप्त करता है। तो भाई इसी तरीके से जो दोनों के बीच जो वार्ताएं है वो लगातार चलती आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निवेश और तकनीकी सहयोग को लेकर। तो सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में नहीं बल्कि निवेश में भी इन दोनों का बहुत ही ज्यादा प्रमुख हिस्सा रहा है। तो ईयू जो है वो भारत में एफडीआई का एक प्रमुख स्रोत है,
जिससे कि जो उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास है वो होता है, और विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल तकनीक में भी ये सहयोग बढ़ा रहा है। तो जैसे कि आप कोई देखे कि कोई निवेश भविष्य को मजबूत बनाता है, इसी तरीके से जो हमारा ईयू है वो भारत के विकास में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को लेकर। तो भाई जहां पूरी दुनिया की बात हो वहां दोनों साथ आते हैं, यानी कि भारत और ईयू जो है वो जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, आतंकवाद, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मिलकर काम करते हैं। तो दोनों ही बहुपक्षवाद का समर्थन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाते हैं। तो जैसी बड़ी जो समस्या है उन सभी का हल जो मिलकर है वे दोनों ही निकालते हैं। तो भारत और ईयू के जो संबंध है वे मजबूत, बहुआयामी और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यही थे भाई हमारे भारत यूरोपीय संघ संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्व। तो ये तो अभी तक हमने इनके संबंध समझे, अब हम इन दोनों का महत्व समझ लेते हैं। तो भाई यूरोपीय संघ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है जो कि उसके विकास और वैश्विक भूमिका को मजबूत बनाता है। तो सबसे पहला जो महत्व आता है वो आता है आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से। तो भाई अगर भारत को बड़ा बाजार चाहिए तो ईयू उसके लिए सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि ईयू भारत के लिए एक विशाल और समृद्ध बाजार है जहां पर वो भारतीय उत्पादों और सेवाओं की मांग को बढ़ाता रहता है। तो ईयू के साथ साथ जो व्यापार है वो भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और उसके निर्यात को बढ़ावा देता है। तो जैसे कि किसी व्यापारी को बड़ा बाजार मिल जाए तो उसका जो कारोबार है वो तेजी से बढ़ता है, इसी तरीके से भारत और यूरोपीय संघ के बीच में भी देखा जाता है। तो यूरोपीय संघ भारत के लिए आर्थिक विकास और वैश्विक पहचान दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है तकनीकी और औद्योगिक विकास में सहयोग को लेकर। तो भाई अगर हम बात करें हमारे टेक्निकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, तो इसमें भी जो ईयू का रोल है वो सबसे पहले आता है हमारे इंडस्ट्रियल और टेक्निकल डेवलपमेंट की। तो यूरोप कंट्रीज जो है वे एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च में काफी ज्यादा आगे है, तो इसके बेनिफिट हमारे इंडिया को मिलते हैं। जैसे कि आप देखें न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फास्ट होता है और इनोवेशन को भी बूस्ट मिलता है। तो अगर आप देखें मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे जो प्रोग्राम्स है, इसमें ईयू का जो सपोर्ट है वो इंडिया को ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन को लेकर। तो भाई अब बात करते हैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की। तो ईयू जो है वो एक पावरफुल इंटरनेशनल ग्रुप है। तो जब ईयू इंडिया का सपोर्ट करता है तो इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया की वॉइस जो है वो भी पावरफुल हो जाती है। तो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल लॉ जैसे इशू पर जो कोऑपरेशन है वो भी दोनों को मिलता है, यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी इंडिया की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ईयू के कारण। नेक्स्ट पॉइंट आता है सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर। तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ईयू जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज के फील्ड में लीडिंग रोल प्ले करता है। तो इंडिया को ईयू से हेल्प मिलती है क्लीन एनर्जी डेवलप करने में, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में। तो इससे जो इंडिया का फ्यूचर है वो और ज्यादा सिक्योर और इको फ्रेंडली भी बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रणनीतिक संतुलन और बहुध्रुव्यता को लेकर। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंस। तो भाई ईयू के साथ जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो इंडिया को हेल्प करता है और ग्लोबल पावर बैलेंस मेंटेन करने में, यूएसए और चाइना जैसे जो कंट्रीज है इनके बीच बैलेंस बनाए रखने में और अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने में। तो भाई इससे दुनिया में एक मल्टीपोलर सिस्टम भी डेवलप होता है। तो यही था हमारा भारत के लिए ईयू का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन। तो भाई अब बात करते हैं हम ईयू इंडिया समिट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले आप समझिएगा ये आखिर है क्या। तो भाई संस्थागत संवाद का एक प्रमुख मंच इसको माना जाता है। तो भाई इंडिया और ईयू के बीच जो हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग होती है
और रेगुलर इंटरवल्स पर ऑर्गेनाइज होती है और दोनों साइड्स के टॉप लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशनल डायलॉग का एक मेन प्लेटफॉर्म है जो कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में होता है। नेक्स्ट आता है नीतिगत निर्णय और समझौते को लेकर। तो भाई समिट में कई इंपोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि आप देखें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर, सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, डिजिटल कोऑपरेशन को लेकर। कई बार नए एग्रीमेंट्स और जो पॉलिसीज है उनको भी अनाउंस किया जाता है हमारे इस समिट में। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्यापार समझौते, एफटीए पर वार्ता। तो एफटीए की जो फुल फॉर्म होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और ईयू के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यानी कि एफटीए है, उस पर भी काफी टाइम से वार्ता चल रही है। तो इसी समिट के थ्रू नेगोशिएशंस को स्पीड मिलती है और साथ साथ जो हमारे ट्रेड बैरियर्स है उनको कम करने की प्लानिंग भी होती है, क्योंकि अगर एफटीए फाइनलाइज होता है तो दोनों के जो बीच ट्रेड है वो काफी बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रणनीतिक और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग, यानी कि समिट जो था हमारा सम्मेलन है, इसमें ग्लोबल इशू पर भी डिसीजन होते हैं, जैसे कि आप देखें टेररिज्म पर हो गए, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज हो गई या मल्टीलैटरलिज्म हो गई। तो इससे इंडिया और ईयू के बीच जो स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन है वे दोनों ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसी के बाद में नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हाल के वर्षों में बढ़ती सक्रियता को लेकर। तो भाई अब हम बात करते हैं रिसेंट ईयर्स के डेवलपमेंट्स की। तो पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो इंडिया और यूरोप पे जो यूनियन है इनके जो रिलेशंस है वो काफी तेजी देखने को मिलते हैं। खास करके अगर आप देखें ट्रेड सेक्टर में ग्रोथ हुई है, ग्रीन एनर्जी यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर भी फोकस बढ़ा है। इसी के साथ साथ जो डिजिटल सेक्टर है उसमें भी कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों के जो रिलेशंस है वे सिर्फ स्टेबल ही नहीं बल्कि कंटिन्यूसली ग्रो भी कर रहे हैं और फ्यूचर में ये जो पार्टनरशिप है ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो यही था भाई हमारे यूरोपीय संघ और भारत शिखर सम्मेलन को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन कहते हैं। तो अब इस टॉपिक का फाइनल कंक्लूजन हम समझ लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करें हमारे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बारे में। तो यूरोपीय यूनियन आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पावरफुल ग्लोबल फोर्स बन चुका है जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को ही इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करता है। इसी के साथ साथ इंडिया और यूरोपीय संघ जो है इन दोनों के जो रिलेशंस है वे काफी मल्टी डायमेंशनल हो चुके हैं, मतलब सिर्फ एक फील्ड ही तक लिमिटेड नहीं बल्कि बहुआयामी और परस्पर लाभकारी भी बन चुके हैं। साथ साथ दोनों के बीच जो कोऑपरेशन है, जो सहयोग है, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और ग्लोबल स्टेबिलिटी को सपोर्ट मिलता है। तो फ्यूचर में इंडिया और ईयू के जो संबंध है वे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और ये दोनों मिलकर ही एक बैलेंस और मल्टीपल वर्ल्ड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में हमारे टोटल 3 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो ये थी आपकी सेकंड यूनिट जिसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स या पीडीएफ चाहिए होगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स या पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 भारत और पड़ोस, मुद्दे और चुनौतियों के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।